हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सीसीए एकेडमी। तो आज हम साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ टेस्ट सीरीज हमने पहले अपलोड कर रखी हैं, उनको आप विजिट कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट बॉटम ऑफ हिरार्की स्ट्रक्चर ऑफ नीड प्रेजेंटेड बाई अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम यह बात कर लें कि ये जो अब्राहम मैस्लो हैं ये किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं। हमने स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पढ़े हैं कुछ, ठीक है, तो उसमें मतलब किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करता है। तो ये जो अब्राहम मैस्लो है दैट इज बिलोंग्स टू ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म मीन्स मानवतावाद। जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उससे ये जो अब्राहम मैस्लो है यह बिलोंग करता है। और अगर आपसे पूछा जाए हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, मानवतावाद के जनक कौन है, तो भी आपके पास आंसर रहेगा अब्राहम मैस्लो। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो अब्राहम मैस्लो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से, ठीक है। तब कम ऑन द क्वेश्चन ये बोला गया है कि जो अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। तो अगर पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कई बार पूछा गया है कि दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज गिवन बाय होम। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी जो दी है दैट इज गिवन बाय अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बोला था कि कुछ इन्होंने हिरार्की की बात की थी। हिरार्की मतलब जो बॉटम से चलता है टॉप लेवल पे। हिरार्की किस तरह से चलेगा, इस तरह से, पहले लोएस्ट फिर हाईएस्ट, हाईएस्ट सबसे टॉप पे होगा जो सबसे हाईएस्ट लेवल होगा, दैट इज हिरार्की, ठीक है। तो ये जो अब्राहम मैस्लो है इन्होंने क्या प्रेजेंट किया है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम, कि बॉटम पे कौन है हिरार्की स्ट्रक्चर पे अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। जो उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी है उसमें बॉटम लेवल पे कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है सेफ्टी नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड फिजियोलॉजिकल नीड। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक जरूरतें, कि हर एक इंसान की जो शारीरिक ज़रूरतें होती हैं दैट इज़ द लोएस्ट बॉटम लेवल ऑफ नीड है, मतलब दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नीड। ये सबसे पहला लेवल रहेगा। अगर हम हिरार्की की बात करें तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड जो शारीरिक ज़रूरतें हैं दैट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ नीड। तभी बोला कि इसके अकॉर्डिंग जो बॉटम पे कौन सा, सबसे लोएस्ट लेवल पे कौन था, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड। अब अगर बात करें तो सेकेंड लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो इन हिज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, कि सब उसके बाद जो सेकंड लेवल ऑफ नीड थी वो कौन थी, तो सेकंड लेवल आएगी सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड मीन्स कि जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं सेफ्टी के लिए। तो पहले अगर इनकी बात करें, फिजियोलॉजिकल नीड की बात करें तो फिजियोलॉजिकल नीड शारीरिक ज़रूरतें क्या होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर ये किसी के पास है तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है, ठीक है। तो वो है हमारी फर्स्ट लेवल ऑफ नीड। उसके बाद आ गया सेफ्टी लेवल ऑफ नीड्स, मतलब सेफ्टी नीड। सेफ्टी के लिए क्या चाहिए हमें, सेफ्टी के लिए हमें अच्छे से, मतलब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए एक तरह से, है ना, सेफ्टी है हमारे पास, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए और फैमिली वगैरह होनी चाहिए, दैट इज़ सेफ्टी नीड। उसके बाद आ गया हमारे पास ये जो एस्टीम नीड है दैट इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ नीड। फोर्थ नंबर पे रहेगा हमारे पास एस्टीम नीड। एस्टीम मतलब आत्मसम्मान, हमें खुद पे गर्व, प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं यार हमने लाइफ में ये किया है ना, हमारी मतलब एक इमेज होनी चाहिए इस दुनिया में, ठीक है। दैट इज फोर्थ लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, खुद को जान लिया, दैट इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ नीड अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो। ये सबसे टॉप पे रहेगा, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड, आत्मबोध की ज़रूरत या आवश्यकता। मतलब अगर हमने लाइफ में सब कुछ गेन कर लिया, हमारे पास रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, और फिर हमारे पास क्या है, गाड़ी है, सब कुछ है ना, फैमिली भी है, सब कुछ है, मतलब हमारे पास एक अच्छा स्टेटस भी है हमारी ज़िंदगी का, ठीक है, हमारा ज़िंदगी में। जैसे ये बोला एस्टीम नीड, एस्टीम मतलब आत्मसम्मान तभी होगा हमें खुद पे जब हमारा एक स्टेटस होगा सोसाइटी में, ठीक है। तो हमने अगर सब कुछ पा लिया तो हम लास्ट में पहुंच जाएंगे किसके पास, सेल्फ एक्चुअलाइजिंग नीड्स के पास, आत्मबोध की आवश्यकता के पास एक तरह से पहुंच जाएंगे। हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होगा कि नहीं हमें जो चाहिए था वो हमने गेन कर लिया, ठीक है। तो ये रहेगा इसका आंसर। इसी तरह आपसे कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने यहीं पे ही वो डिस्कस कर दिया, ओके। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा द कंसेप्ट ऑफ IQ गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट, कि जो IQ का जो कंसेप्ट था वो किस
मनोविज्ञानी ने दिया है। IQ की अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाए तो IQ की फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंट कोशेंट, मीन्स बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि बोलते हैं IQ को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कंसेप्ट ऑफ IQ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मेनी टाइम्स रिपीट होते हैं IQ के रिगार्डिंग, तो इनको तो आपने अच्छे से देखना है, ठीक है। ऑप्शन है विलियम स्टर्न, गोल्डमैन, विलियम वुंट, अल्फ्रेड बिनेट। तो अगर कंसेप्ट ऑफ IQ की बात करें तो IQ का जो कंसेप्ट था दैट वाज गिवन बाय विलियम स्टर्न इन 1912, 1912 में दिया था विलियम स्टर्न ने IQ का कंसेप्ट, ठीक है। उस कंसेप्ट में इन्होंने क्या बात की थी कि जो हमारा IQ है किसके इक्वल होता है, MA/CA। MA मीन्स मेंटल एज, ये देखिए यहाँ पे, और CA मीन्स क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स शारीरिक आयु, ठीक है। ये इन्होंने कंसेप्ट दिया था कब, 1912 में, ओके। और अगर बात करें कि जो मेंटल एज का कंसेप्ट था ये किसने दिया था, क्वेश्चन इस तरह से भी अराइज होता है दैट मेंटल एज कंसेप्ट वाज गिवन बाय, मानसिक आयु का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, तो मेंटल एज कंसेप्ट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड बिनेट एंड साइमन। साइमन भी एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अल्फ्रेड बिनेट के साथ साथ मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। और यह कब दिया था इन्होंने, ये दिया था 1908 में, 1908 ईस्वी में इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था अल्फ्रेड बिने प्लस साइमन, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या हुआ, इसके बाद रिवाइज किया गया फॉर्मूला, MA/CA जो IQ का जो फॉर्मूला था इसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 100, कि ये रहेगा IQ का फॉर्मूला MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ IQ। अब क्वेश्चन आता है कि दैट रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ IQ गिवन बाय होम, तो ध्यान रखना है जो IQ का रिवाइज फॉर्मूला है दैट वाज गिवन बाय टर्मन। टर्मन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने रिवाइज्ड फॉर्मूला दिया है किसका, IQ का, और ईयर भी पूछा जाता है तो 1916 में इन्होंने IQ का रिवाइज फॉर्मूला दिया है। ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है मैक्सिमम टाइम, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द मास्टर इमोशन, की सबसे टॉप मोस्ट इमोशन कौन सा है, सबसे मास्टर इमोशन कौन सा है, सबसे टॉप लेवल का संवेग कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है यहाँ पे गिवन हैप्पीनेस, वरी, एंगर एंड फियर। तो देखिए हैप्पीनेस नहीं हो सकता है मास्टर इमोशन। सेकेंड है वरी, कोई चिंता है हमें, ये दिस इज आल्सो नॉट अ मास्टर इमोशन, ये भी मास्टर इमोशन नहीं है। उसके बाद एंगर, गुस्सा है, नहीं। उसके बाद आ गया फियर, तो फियर रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि ये जो डर होता है दैट इज द मास्टर इमोशन। क्योंकि मान लीजिए हमारा कहीं इंटरव्यू है ना, तो अगर खुशी होगी तो ये दैट इज नॉर्मल थिंग है, वरी चिंता है थोड़ी बहुत, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एंगर गुस्सा है किसी बात पे तब भी कोई बात नहीं, साइड में रखेंगे। बट अगर आप डर गए वहाँ पे, अगर हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर होगा तो डर के मारे अगर आपने आंसर करना भी होगा तो आपको भूल ही जाएगा, तभी इसको कंसीडर किया गया है मास्टर इमोशन, कि डर क्या है, सबसे बुरी चीज़ है, ओके, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मास्टर इमोशन क्या है, दैट इज फियर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, सबसे मतलब सारी डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी कौन सी है, बैकबोन कौन है सभी डेवलपमेंट की, ठीक है। ऑप्शन है यहाँ पे इमोशन, बॉडी, ब्रेन, ऑल। तो ऑप्शन देख के तो कोई भी ऐसा सोचेगा कि यहाँ पे ऑल आंसर आएगा, बट ऑल यहाँ पे नहीं होगा। अगर नॉर्मली हम सोचें तो हम सोचेंगे कि इमोशन भी हो सकता है, ठीक है, बॉडी भी हो ही जाएगा, बॉडी हमारा शरीर है तो फिर नेचुरल सी बात है बैकबोन हो सकती है डेवलपमेंट की। उसके बाद ब्रेन, दिमाग भी हो सकता है, उसके बाद ऑल, ठीक है। बट यहाँ पे ये आंसर नहीं रहेगा, ऑल आंसर नहीं रहेगा, यहाँ पे आएगा इमोशंस, कि जो इमोशंस हैं, जो संवेग हैं, दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट का एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, कौन, हमारे इमोशंस, जो संवेग। अब खुद ही सोचिए आप, अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं तो हमारी डेवलपमेंट भी अच्छे से होगी। हमें कहीं पे भी अगर हमें कुछ भी करना है, कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ने का कर रहे हैं या कहीं पे कोई स्पीच देनी है, अगर हम मेंटली अच्छे हैं, मतलब हमारे इमोशंस बिल्कुल पक्के हैं, तो हमें क्या होगा, हम अच्छे से वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। बट अगर हम इमोशनली ठीक नहीं हैं तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी उस टाइम, कुछ भी नहीं कर पाएगी, हमारा दिमाग भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इमोशनल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है, ओके। तभी इसको कंसिडर किया गया है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल डेवलपमेंट, सभी जो विकासों की जो एक तरह से बैकबोन है दैट इज़
इमोशंस, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। एक मोटिवेशनल साइकिल दी थी, उसकी करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने गिवन है, नीड ड्राइव इंसेंटिव, ड्राइव नीड इंसेंटिव, ड्राइव इंसेंटिव नीड एंड इंसेंटिव नीड ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दैट इज नीड ड्राइव एंड इंसेंटिव। ठीक है, अब इसको समझाती हूँ मैं अच्छे से। देखिए, मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशन भी काम तभी करेगी अगर हमें उसकी सबसे पहले ज़रूरत है। देखिए, नीड मीन्स आवश्यकता है। अब मोटिवेशन, मान लीजिए आपने कोई टेस्ट क्रैक करना है, तो अगर आपको मोटिवेशन भी तभी काम करेगी अगर आपकी इच्छा होगी टेस्ट क्रैक करने की। अगर आप ऑलरेडी जॉब पे हैं, अच्छे से लगे हुए हैं आप, तो आपको उस मोटिवेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कर चुके हैं वो चीज़ें एक तरह से। ठीक है, तो नीड, आपको ज़रूरत है। ड्राइव सेकंड रहेगा, ड्राइव। ड्राइव मीन्स अगर आपको ज़रूरत है तभी आप दौड़ रहे हो उसके पीछे। ठीक है, ज़रूरत है तभी आप पढ़ रहे हो। अगर आपको नीड नहीं होती तो आपने वो काम नहीं छूना था। ठीक है, तो नीड आवश्यकता है तभी आप दौड़ रहे हैं। फिर आ गया इंसेंटिव। इंसेंटिव मीन्स प्रोत्साहन, फिर उससे आपको इंसेंटिव मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है कि नहीं यार अच्छी बात है, मैंने ये काम करना है। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास मोटिवेशन साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पे आगे पीछे दिया ड्राइव नीड, दौड़ क्यों रहे हैं, ज़रूरत है, ये बात नहीं बनी। ड्राइव इंसेंटिव, ये भी नहीं। इंसेंटिव नीड, ये भी नहीं। सबसे पहले ज़रूरत है तभी आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, फिर आपको इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, फिर तब जाके लास्ट में आप क्या कर पाओगे, आपको एक तरह अच्छी सी मोटिवेशन मिल जाएगी। ठीक है, आपने गेन कर लिया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो करोगे। इसके बाद आप इंसेंटिव के बाद अगर नेक्स्ट स्टेप देखें मोटिवेशन साइकिल का, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अगर नेक्स्ट स्टेप पूछा जाए इंसेंटिव के बाद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब आप गोल के प्रति पूरा वैसा ही बिहेवियर शो करोगे, गोल की तरफ आप गोल के प्रति पूरे फोकस हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगी, अचीवमेंट मिल गई, उपलब्धि मिल गई, आपने गोल की तरफ पूरा फोकस रखा, फिर उसके बाद आपको मिल गई लास्ट में अचीवमेंट। फिर अचीवमेंट, जॉब मिल गई आपको, फिर क्या होगा, फिर होगा हमारे पास ये जो हमारे पास क्या थी, एक तरह से मोटिवेशन थी, इसमें कमी आ जाएगी, मतलब इंसेंटिव में या अराउजल में एक तरह से रिडक्शन आ जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा इसके बाद, अचीवमेंट के बाद रिडक्शन इन अराउजल। अराउजल में ये जो हमारे पास क्या थी, इंसेंटिव थी या प्रोत्साहन था, कुछ भी था, उसमें कमी आ जाएगी। अब खुद ही सोच लो, आप अचीवमेंट मिल गई, आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपको बोलेंगे हाँ जी पढ़ने बैठो, आपने बहुत टॉप लेवल की पोस्ट पा ली, अब आपको बोल दिया कि हाँ जी पढ़ने बैठो अब नॉर्मल सा, तो आप नहीं करोगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मतलब एक तरह से रिडक्शन इन अराउजल, प्रोत्साहन में भी उस टाइम कमी आ जाएगी, क्योंकि आपको नीड ही नहीं है उस चीज़ की। जब नीड है तभी आप अच्छे से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये रहेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय, कि जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है मोटिवेशन की वो किसने दी है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा हल। ये आपने ध्यान रखना है दैट हल ने क्या किया है, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी। कि जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज है स्टूडेंट्स की, वह क्या है, 8 और 8 है। तो सबसे पहले हमें IQ का पता होना चाहिए कि IQ क्या है। IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। तो यहाँ पे मेंटल एज कितनी दी है, 8 दी है, क्रोनोलॉजिकल एज भी 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये से ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा IQ कितना आ गया, 100। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं कि ये जो IQ है वो अबव एवरेज लेवल पे होगा, एवरेज लेवल पे होगा, बिलो एवरेज होगा या नन। तो हमें पता है कि जो एवरेज लेवल वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो IQ लेवल होता है वो 90 to 110 तक होता है। ये आपने ध्यान रखना है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एवरेज लेवल के जो बच्चे हैं उनका IQ कितना होगा, तो आपको पता होना चाहिए 90 to 110 के बीच होता है उनका। अब 100 भी कहाँ पे आ रहा है, 90 to 110 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, एवरेज लेवल, कि जिनका मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इक्वल है तो उनका जो IQ रहेगा दैट इज एवरेज लेवल, एवरेज ही रहेगा उनका IQ। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो आपने ध्यान रखना है, कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो कितनी स्टेजेस को पास करता है मॉरल डेवलपमेंट की, क्योंकि जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी वो किसने दी है, गिवन बाय कोहलबर्ग। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगी कितनी स्टेजेस, 6 स्टेजेस की इन्होंने अपनी थ्योरी में बात की थी, और हर एक स्टेज में मतलब 6 स्टेजेस थी टोटल, और लेवल्स अगर पूछे जाएँ तो लेवल आएंगे 3 लेवल। देखिए अगर लेवल पूछे जाए यहाँ पे तो लेवल 3 आएंगे, और स्टेजेस कितनी आएंगी 6, मतलब जो हर एक जो लेवल है उसमें 2-2 स्टेजेस हैं।
ये भी आपने ध्यान रखने हैं और उन स्टेजेस के नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हाँ जी सेकंड स्टेज कौन सी है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, या सेकंड लेवल कौन सा है अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, या कोई कंडीशन दे दी जाएगी, तो उस तरह से आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज मैं आपके लिए लेके आई थी। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।